हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आईएएस रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट है, जो पूर्णतः एससीईआरटी के पाठ्यक्रमों पर आधारित है, उसके जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो सेट है ये हमारा 7वां सेट है। इससे पहले जो है हम लोगों ने 6th सेट को कवर कर लिया है। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप विज़िट कीजिए हमारे चैनल पर, आपको जो 6 सेट हैं वो मिल जाएंगे। और सपोर्ट करने के लिए मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? तो ये सभ्यता के जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी यह पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। जान लेते हैं जो सिंधु घाटी के बारे में कुछ। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी और इसमें सभी नगरीय सभ्यता के तत्व मौजूद थे, लेकिन इसके 2 नगरीय तत्व समकोण पर काटती व चौड़ी सड़कें तथा विकसित जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता को और विशिष्ट रूप प्रदान करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह क्षेत्र जो था यह था सिंहभूम का क्षेत्र, जहाँ पर 1831 ईस्वी में जो है कोल विद्रोह किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ किया गया एक विद्रोह था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे वह बिहार में मजदूर आंदोलन से संबंधित थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है स्वामी सहजानंद सरस्वती को लेकर। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद जो थे वह बिहार में जो थे मजदूर आंदोलन के जो है जो अग्रणी नेता थे। और वह भारत में किसान आंदोलन के जनक भी जाने जाते थे, जनक के रूप में भी। और इन्होंने जो है 1923 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया था और जो है उन्होंने पटना के समीप बिहटा में एक आश्रम भी बनाया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई? तो त्रिपिटक की जो रचना की गई थी यह की गई थी पाली भाषा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध साहित्य पिटक जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। और कुल कितने पिटक हैं? तो त्रिपिटक में पता चल रहा है कि 3 पिटक हैं। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह अज्ञात है, क्योंकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है मिली है उसकी 2 विशेषताएं हैं, जिस कारण इस सभ्यता की लिपि को अभी तक अज्ञात माना जाता है, जो अभी पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो जो प्रभुत्व वाला जो खाद्य उद्योग है यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में शामिल हैं खाद्य उत्पाद, पेय पदार्थ, तंबाकू उत्पाद, कपड़ा, चमड़े के उत्पाद, लकड़ी, फर्नीचर और कागज उद्योग। और बिहार के प्रमुख कृषि उत्पाद अनाज, दलहन, तिलहन और नकदी फसलें हैं। और बिहार में अनाज की उत्पादकता जो है राष्ट्रीय औसत से कम है, जबकि यह दालों और मक्का के मामले में अधिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो मुद्रास्फीति में जो सबसे अधिक लाभ हुआ है वह हुआ है लेनदार को। ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका जो संरक्षक था या रीजेंट था वह कौन था? तो अकबर के जो संरक्षक थे यह थे बैरम खां। ऑप्शन जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शुरुआती वर्षों में जो है बैरम खां उसके संरक्षक थे। अकबर ने जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली उस वक्त अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। और जो है बैरम खां को जो है खाना की उपाधि भी मिली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? तो यह होना पड़ा था हल्दी घाटी के युद्ध में। ऑप्शन जो सी है यह राइट आंसर हो जाएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? काफ़ी फेमस युद्ध है जो 1576 ईस्वी को घटित हुआ था। और 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में जो है के बाद जो है महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल कर कुछ और समय तक युद्ध को जारी रखा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जनजाति और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोड़ा सही नहीं हो जाएगा वह हो जाएगा खरवार भागलपुर। यह जो जोड़ा है यह सुमेल नहीं है, क्योंकि जो सवाल है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लिखें। तो इसको जो है सही सीरियली सजाना है हमें। तो ये हो जाएगा
वास्को डी गामा जो है 1498 में कालीकट पहुंचा था। वहीं बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है 1526 ईस्वी को की थी, 1526 को ईस्वी को की थी। वहीं सिपाही विद्रोह की जो हुआ था, यह हुआ था 1857 में। तो आप अब इसको सही ढंग से मिला पाएंगे, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 1। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ कौन हिस्सा लेने गया था? तो कौन हिस्सा लेने गया था? तो यह गए थे सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से हिस्सा लेने महात्मा गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू गई, परंतु जो है सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। और यह जो है गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज आयोजन का सम्मेलन जो है वह 1931 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? तो यह भेजा गया था 1907 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था? तो यह जो किया गया था ऑप्शन बी विलियम बेंटिक को। सवाल है, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था वर्धा में। ऑप्शन जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। सन 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सम्मेलन जो है वर्धा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो यह पास किया गया था कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। में असहयोग आंदोलन प्रस्तावना को मान्यता दी गई थी और कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो था दिसंबर 1920 में नागपुर में इस आंदोलन को लागू किया गया था। और इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वह महात्मा गांधी थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। तो जो समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत बिहार में है वह है 7.27। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, जरूर याद रखिएगा, बीपीएससी से क्वेश्चन जरूर पूछती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ब्रिटिश साम्राज्यवादी के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो मुख्यतः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध स्वरूप था। और दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? तो कौन सा व्यापार संघ है ये? तो यह है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, एटक, जिसको हम AITUC के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्न में कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? तो जो शामिल नहीं था वह थे दिनेश गुप्ता। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन है, कल्पना दत्त, सूर्यसेन, प्रीतिलता वाडेकर, ये जो है चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल थे। और यह कब घटित हुआ था यह लूट वाली घटना? तो यह हुई थी 1930 ईस्वी में, जो कि सूर्यसेन के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो यह संबंध रखता है पृथ्वी का भूपृष्ठ या पटल से। ऑप्शन जो सी है यह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सर्वोदय सबसे पहले होता है, इसलिए जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो हीरे की जो आपूर्ति करता है वह कौन सा देश है? तो यह है रशिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में हीरे का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र जो है एंटवर्प बेल्जियम में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रोडक्शन करता है यह रूस में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। तो इस सिराको तूफान की जो सही दिशा हो जाएगी वह हो जाएगी सहारा से भूमध्य की ओर। जो सिराको है वह गर्म एवं शुष्क तथा रेत से भरी हवा है, जो सहारा रेगिस्तान भाग से जो है उत्तर की ओर भूमध्य सागर को पार कर इटली और स्पेन में प्रभावित होती है। और नमी धारण करने के कारण जब इटली में वर्षा होती है तो उसे रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है? तो यह है मरुस्थल का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मरुस्थल का दैनिक तापांतर में अंतर सर्वाधिक होता है, क्योंकि मरुस्थल में रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, वहीं दिन का तापमान सर्वोच्च जो होता है वह 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है,
नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। यह क्वेश्चन भी बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो ये सब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी सेट किया गया है इस प्रैक्टिस सेट में, ये इसकी कुछ खासियत है। तो आप ये सब क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कवर करके रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे गलती ना हो। नेक्स्ट तो इसका आंसर हो जाएगा कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो ये हो जाएगा अफ्रीका में। अफ्रीका जो होता है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जो है इसमें जो कुल देशों की संख्या है वह हो जाएगा 54। वहीं अगर एशिया की बात करता तो एशिया में जो कुल देशों की संख्या है वह 52 है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है लेकिन इसमें देशों की संख्या 52 है। वहीं अफ्रीका दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन सबसे जो है अधिक देश यहीं पर उपस्थित हैं और देशों की कुल संख्या 54 है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो यह जो स्टेट है वह हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम का। मिजोरम जो है 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, और वर्तमान में मिजोरम की लगभग 95% जनसंख्या विविध आदिवासी मूल की है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है अवस्थित है जिस राज्य में, वह हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन जो ए है यह राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय के एक संगठनात्मक इकाई के रूप में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान आधारित संस्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है। तो जो पालीताना मंदिर स्थित है यह स्थित है भावनगर में। ऑप्शन जो डी है यह राइट आंसर हो जाएगा। और ये भावनगर कहाँ है, तो यह गुजरात में स्थित है और यह एक जैन मंदिर है जो शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात जो है उसकी जो तट रेखा है, इस राज्य की तट रेखा सबसे अधिक है। भारतीय राज्यों में जो है गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो यह द्वीप जो है यह असम में स्थित है। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। तो किस किस के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, तो यह जो करता है भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सर क्रीक कहाँ स्थित है। तो जो सर क्रीक है यह अवस्थित है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा साझा नहीं बनाता है। तो यह जो है यह हो जाएगा पुडुचेरी। ऑप्शन जो बी है यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो किस देश के साथ भारत की सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। अगर उसके बाद पूछ दे तो उसके बाद का ऑप्शन आएगा चीन, देन पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, फिर भूटान। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। औसत स्थिर लागत चक्र डैश होती है। तो यह कैसी होती है, तो यह यू आकार वाली होती है। जो औसत स्थिर लागत चक्र होती है वह यू आकार वाली होती है। नेक्स्ट है हमारा, प्रति व्यक्ति आय बराबर है। तो यह बराबर है राष्ट्रीय आय डिवाइड देश की कुल आबादी। ऑप्शन जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। फ्रेंड यह क्वेश्चन भी बीपीएससी बीटी परीक्षा में पूछा गया है, वहीं का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी में। यह जो है पंचायती राज संस्थाओं की 29 कार्यों की सूची जो है वहाँ सूचित किया गया है अनुच्छेद 243 में। और जो है 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों के अधिकार और उत्तरदायित्वों का जो है उल्लेख किया गया है और इसमें कुल 29 कार्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया, यह भी बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 19 को जो है इस संशोधन को पारित किया गया। अगला सवाल है हमारा, उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है। तो यह जो सर्वाधिक होता है आरामदायक वस्तुओं में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी। तो विश्व में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी वह बनी थी श्रीलंका में। ऑप्शन जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। और इनका नाम जान लीजिए, सिरिमाओ भंडारनाइके थी। सिरिमाओ भंडारनाइके जो थी श्रीलंका की पहली महिला विश्व में मुख्य प्रधानमंत्री थी और वह श्रीलंका को ही नहीं बल्कि विश्व की प्रथम महिला
प्रधानमंत्री भी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, कौन सा एक ऐसा देश जो अब भी राजा द्वारा शासित है? तो ऐसा देश कौन है? तो यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है अब भी जो है शासन वहाँ पे राजा द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट है CTBT व्यक्त करता है, तो यह व्यक्त करता है शस्त्र नियंत्रक उपाय का। जो CTBT अर्थात व्यापक परमाणु परिरक्षण प्रतिबंध संधि है, यह विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परिरक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो इसका जो समर्थन किया गया था यह किया गया था रूसो के द्वारा। ऑप्शन जो डी है यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो यह जो काम करते हैं यह संघ और राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल, एकल स्थानांतरीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है, तो क्या बताता है ये? तो यह बताता है भी के लिए मतदान। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, कानून को लागू करने का कार्य है, तो कानून को जो लागू करने का कार्य है यह कार्यपालिका का होता है। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी अधिनियम विधायिका द्वारा बनाया जाता है तथा उस अधिनियम या एक्ट या कानून को जो है कार्यपालिका के द्वारा लागू करवाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? तो जो सर्वोच्च है वह कैबिनेट सचिव हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन सूची का विषय है, तो यह जो विषय है यह समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट है सवाल हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर डैश सूची का विषय है, तो यह किस चीज़ का विषय है? तो यह हो जाएगा राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है या जुड़ा होता है, तो यह जो जुड़ा होता है जीवित तार के साथ श्रृंखला में। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती? तो जो ध्वनि तरंग है यह जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है और इस प्रकार की तरंगों के संरक्षण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इस प्रकार की तरंगों का संचरण जो होता है निर्वात में नहीं हो सकता है। अगला सवाल है हमारा, जब एक बार चुंबक मैग्नेट को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता जो होती है यह पूर्वतः बनी रहती है, मतलब सेम ही रहती है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट देख लेते हैं, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिक अम्ल, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है H3BO3। इसका जो प्रयोग होता है गर्मियों में अधिक पसीने से बचाव के लिए तथा घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है, तो यह जो होता है बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण का करते हैं हम। ऑप्शन जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ऐसे सूक्ष्मजीवी जो बीमारी पैदा करते हैं तो वह रोगाणु कहलाते हैं। ऑप्शन जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा सीवियर एक्वेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, रेबीज़ क्या है? तो रेबीज़ जो है वह एक प्रकार का जो है विषाणु रोग होता है और रेबीज़ जो होता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और यह रोग संक्रमित जानवरों के काटने या नोचने से मानव तक पहुंचता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है, तो यह जो होता है मरुद्भिद जो होता है कम पानी में भी जीवित रह सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है हमारा, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आनंद मठ से। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था जो कि आनंद मठ से ली गई थी और इसे राष्ट्रगीत की संज्ञा भी प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है यह ढाका में हुई थी और 1906 ईस्वी को ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खां, आगा खां तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म था यह हुआ था 1891 में तथा इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी को हुई थी और इनका जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अगले सवाल को देखना है हमको। सवाल है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन जो है वह 1922 को शुरू हुआ था
ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सॉरी फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ पे थोड़ा कुछ गलत बताया मैंने, कि सवाल था खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो सॉरी, ये जो हुआ था खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन द्वारा तुर्की को विभाजित करने के विरोध में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जो है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था, और गांधी जी ने जो है इसे हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन अवसर समझकर खिलाफत के पक्ष में अगस्त 1920 में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना है 1885 ईस्वी को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी बम्बई में, और इसका प्रथम जो अधिवेशन है वह हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। तो भारत की सती प्रथा को जो है समाप्त किया गया था लॉर्ड बेंटिक के द्वारा, और यह कब किया था, तो 1829 है के समय राजा राम मोहन रॉय के आग्रह पर जो है एक कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला सवाल है हमारा, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया। तो यह जो बताया आत्मनियंत्रण का। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो यह जो प्रतीक था यह था कमल और रोटी। जो सिपाही विद्रोह या जिसे कहा जाता है उसके लिए जो था, जो उसका चिन्ह था वह था कमल और रोटी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। तो इसमें जो फांसी नहीं हुई थी वह बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो जो पहचाना जाता है हॉटस्पॉट के रूप में, जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में, वह पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जो नहीं है वह हो जाएगा पोषण स्तरों की कम संख्या। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यह हो जाएगा वैश्विक ऊष्मन। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। स्थिति के तंत्र के बारे में जो सही नहीं है यह हो जाएगा यह एक बंद तंत्र होता है। यह कथन जो है यह सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जो धान का खेत है यह एक प्रकार का कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला सवाल है, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव है। तो इसमें जो मानव है वह प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है हमारा, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण है यह प्राकृतिक आवासीय का विनाश है। अगला है हमारा सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तो यह जो प्रदान करता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से। नेक्स्ट है हमारा सवाल, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अगले सवाल को देख लीजिए। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। तो यह प्रकाशित की गई थी 2008 में। सवाल है हमारा, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यह जो गैस है यह हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो उर्वरक के जो अत्यधिक प्रयोग से होता है वह होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी होते हैं उपयुक्त, सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो किससे संकट है। तो ये प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेज चालित स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, या अत्यधिक वनोन्मूलन। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा। सही कूट का हमें चयन करना है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो यह हो जाएगा 1, 2, 4। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी 1, 2 और 4। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो यह जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो एक तरफ प्रदूषक है और दूसरी तरफ होने वाली बीमारी है, तो जो सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोराइड आयन अपच से है। यह सही नहीं है क्योंकि फ्लोराइड आयन की कमी से जो होता है दांतों का सड़ना होता है। बाकी जो है सभी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है। तो यह हो जाएगा
0.03%। ऑप्शन जो बी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो यह किया गया था 1980 के दशक में। नेक्स्ट है हमारा सवाल, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और जो कारण है मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो हमें सही कूट का चयन करना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही कारण नहीं है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था और इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हेलिन नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते ही जल्द ही इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।